क्लास रियूनियन में मैं बोर हो रहा था और ज्याओ हुआ की बेल्ट से खेलने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने बकल को छुआ, वह जोर से फटकर खुल गया। प्राइवेट रूम में तुरंत सन्नाटा छा गया। मेरे सामने बैठा लड़का साफ तौर पर परेशान लग रहा था, लेकिन ज्याओ हुआ बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। इसके बजाय उसने मेरा हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, चिंता मत करो, जब हम वापस आएंगे तो तुम इससे फिर खेल सकते हो। मैं ताने से मुस्कुराया, अपने भाई की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। आखिरकार मेरी पिछली जिंदगी में वही थी जो ज्याओ हुआ की पसंदीदा चीजों के बारे में गॉसिप करती थी। मैंने उस पर विश्वास किया और धीरे धीरे उसके लिए मेरे मन में एक गलत फहमी बन गई। इसीलिए जब उसने आखिरकार हिम्मत करके मुझे अपनी फीलिंग्स बताई, तो मैंने ठंडेपन से जवाब दिया। और मेरा सबसे भरोसेमंद भाई पहले से ही चुपके से उसके पीछे पड़ा था। नाराजगी और यादें तुरंत मेरे दिमाग में भर गईं। मेरी आंखें, अचानक अंधेरा छा गया। मैं बेहोश हो गया। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मैं हाई स्कूल के अपने सीनियर साल में वापस आ गया था। इससे पहले कि मैं खुद को शांत कर पाता, क्लासरूम के दरवाजे पर हंगामा मच गया। एक लंबी सी लड़की भीड़ से घिरी हुई अंदर आई। वह शहर के हाई स्कूल की सबसे खास इंसान थी, एक बहुत अच्छा करने वाली ट्रांसफर स्टूडेंट, क्लास की लाडली, हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन। वह शावर ग्लैमर थी। फिर भी पिरामिड के टॉप पर बैठी यह इंसान मेरी पिछली जिंदगी में मुझ पर फिदा हो गई थी, जब मैं कीचड़ में लिपटी हुई थी। उसके आने पर मैं बार बार पीछे हट जाती थी। जैसे ही हम एक दूसरे के पास से गुजरे, मैंने देखा कि उसकी नजर कुछ देर के लिए मुझ पर टिकी रही। फिर वह पीछे की लाइन में अपनी सीट पर वापस आ गई और उसके छोटे छोटे फॉलोअर्स ने तुरंत उसे घेर लिया। सिस्टर लू, तुम पिछली क्लास में क्या कर रही थी? कितना रहस्यमयी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह कल वाले उस जूनियर के साथ डेट पर गई हो? लड़की के शब्द निकल गए। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। पता नहीं क्यों मुझे लगा जैसे शावर जेल मुझसे बात कर रहा है। उस दिन असल में क्या हुआ था? मैंने याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत समय हो गया था। मुझे याद नहीं आ रहा था। अचानक एक आदमी दौड़कर मेरे पास आया और जोर से मेरे कंधे पर थपथपाया। मैंने हैरानी से ऊपर देखा और जब मैंने उस आदमी का चेहरा देखा तो मेरी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। जी बोक्सियाओ, मेरा अच्छा भाई। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद जब कॉलेज एप्लीकेशन भरने का समय आया, तो मुझे उसी शहर में रहकर एक थर्ड रेट यूनिवर्सिटी में जाना पड़ा, जबकि जी बोक्सियाओ उम्मीदों से बढ़कर बीजिंग की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। तब से हम धीरे धीरे दूर होते गए। दूरी एक वजह थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि हम दोनों जानबूझकर एक दूसरे से दूरी बना रहे थे। चलो रेस्ट रूम चलते हैं, चलो मुगे। लड़के का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मैंने सिर हिलाया। ठीक है। जी बोक्सियाओ ने आराम से अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और मुझे क्लासरूम से बाहर खींच लिया। हालांकि जैसे ही वह मुड़ा, उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। मुगे, तुम क्लास में क्या कर रहे थे? तुम इतनी लेट क्यों हो? किस्मत से तुम्हारे मैथ टेस्ट में पूरे नंबर आए, वरना उस एक्सटिंक्शन मास्टर के गुस्से की वजह से वह तुम्हें जरूर अच्छी डांट लगाती। मैंने एक अजीब सा बहाना बनाया। मेरा पेट थोड़ा खराब था, इसलिए मैं थोड़ी देर और रेस्ट रूम में रुका। वैसे मैंने देखा कि तुम्हारे बाल पहले गीले थे, क्या किसी ने गलती से उन्हें गीला कर दिया? जी बोक्सियाओ ने बिना ज्यादा सोचे समझे समझकर सिर हिलाया। अचानक वह पास झुका और अपनी आवाज धीमी कर ली। भाई म्यू, मैंने आज कुछ बड़ी गॉसिप सुनी है। उसके अजीब से एक्सप्रेशन को देखकर मुझे हैरानी हुई कि क्या वह इसे सुनना चाहता है। मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। कौन सी गॉसिप? मैंने सुना है कि म्यू युल्लू हमारे इलाके में इसलिए आई थी क्योंकि उसने कैपिटल में किसी को मार डाला था। मैंने शांति से उसकी तरफ देखा। सच में? शक मत करो, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। वरना सोचो, म्यू परिवार की पावर के साथ म्यू युलू को ऐसा करने के लिए कौन सा बड़ा क्राइम करना पड़ा होगा। अपने छोटे से शहर में देश निकाला। मैंने सिर हिलाया। ऐसा लगा जैसे मैं समझ रही हूं। दोनों जल्दी से टॉयलेट के गेट पर पहुंच गए। जैसे ही हम बात कर रहे थे, गिब्स को पीछे हटते हुए देखकर मेरे चेहरे पर खुद को नीचा दिखाने वाली मुस्कान आ गई। पिछली जिंदगी में मैं डरपोक और इनसिक्योर थी, सोशलाइज करने में बुरी थी। मेरा एकमात्र करीबी दोस्त गिब्स था, इसलिए स्कूल और क्लास के बारे में ज्यादातर गॉसिप वही करता था। पिछली जिंदगी में मैं सच में गिब्स पर भरोसा करती थी, उसकी लगभग हर बात पर यकीन कर लेती थी। इसमें म्यू युलू के बारे में कई अफवाहें शामिल थीं, जैसे कि उसने किसी को मार डाला था या कि उसने स्कूल में कई लड़कों को डेट किया था। उदाहरण के लिए, बीजिंग में उसकी पहले से ही एक मंगेतर थी और वह बस मेरे साथ मजाक कर रहा था। वह जितना ज्यादा यह कहता, मैं उतना ही उस पर यकीन करती और म्यू युलू से उतनी ही दूरी बनाती। कई साल बाद
हमारी क्लास रियूनियन में मुझे कुछ लड़कियों से कुछ सच्चाई पता चली जो उस समय म्यू यूलू के करीब थीं। म्यू यूलू के टोंगचेंग आने की वजह यह नहीं थी कि उसने किसी को मारा था, न ही उसने कोई जुर्म किया था, बल्कि इसलिए कि म्यू परिवार में कुछ अंदरूनी कलह थी। उसके माता पिता को डर था कि कहीं वे फंस ना जाएं। इसलिए उन्होंने उसे लाइमलाइट से बचने के लिए टोंगचेंग भेज दिया। और ज्यादातर तथाकथित लड़के जो म्यू यूलू को डेट करते थे वे सिर्फ अफवाहें थीं। आखिरकार जब उस समय कम से कम 800 अगर 1000 नहीं तो लड़के उसे पसंद करते थे। मुझे याद है उस दिन क्लास रियूनियन के बाद मेई यांगक्सिन, एक लड़की जो हमेशा म्यू यूलू के करीब रही थी, ने मुझे होटल के एंट्रेंस पर रोका। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक नफरत भरी लेकिन उलझी हुई नजरों से देखा, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। सिस्टर म्यू तब तुम्हें सच में पसंद करती थी। अगर तुम उनके साथ होते तो अब तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो सकती थी। मेई यांगक्सिन के शब्द अफसोस और दया से भरे थे, यहां तक कि उनमें थोड़ा सा मजाक भी था। जाने से पहले उसे अचानक कुछ याद आया। वह उलझे हुए एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वैसे क्या तुम अब भी जी बोक्सियाओ के टच में हो? मुझे नहीं पता था कि उसने जी बोक्सियाओ का जिक्र क्यों किया, लेकिन मैंने सच में अपना सिर हिलाया। मेई, जी बोक्सियाओ भी तब तक ग्रेजुएट हो चुकी थी और काम करने के लिए बीजिंग में ही रह गई थी। उनका कांटेक्ट बहुत कम होता गया। यह सच है। मेई जानबूझकर मुस्कुराई। वह बीजिंग में सिस्टर म्यू के पीछे पड़ी है। शायद उसके पास तुमसे कांटेक्ट करने का टाइम नहीं है। मैं हैरान रह गया। एक पल के लिए मैं वहीं जम गया। जी बोक्सियाओ, वह म्यू यूलू के पीछे पड़ी है। क्या उसे म्यू यूलू पसंद नहीं थी? क्या उसने यह नहीं कहा था कि म्यू यूलू ने किसी को मार डाला था और उसकी पर्सनल लाइफ बहुत अस्त व्यस्त थी? मैं एक पल के लिए समझ नहीं पाया और समझ नहीं पाया कि किस पर यकीन करूं। उस दिन घर पहुंचने के बाद मैंने अचानक वीबो पर लॉग इन किया, जिसे मैंने बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया था। जी बोक्सियाओ की एक पोस्ट पर लाइक्स के बीच मुझे एक ऐसा अकाउंट मिला जो उसका दूसरा अकाउंट लग रहा था। मैंने उसकी प्रोफाइल पर क्लिक किया और उसे थोड़ा थोड़ा करके देखा। ऐसा लगा जैसे मैं किसी नई दुनिया में आ गया हूं। 1000 से ज्यादा वीबो पोस्ट में म्यू यूलू के बारे में उसके छोटे छोटे राज लिखे थे। सबसे शुरुआती निशान उसके हाई स्कूल के आखिरी साल की शुरुआत से थे, जिस दिन म्यू यूलू उसी शहर में ट्रांसफर हुई थी। जी बोक्सियाओ ने उसकी एक झलक देखी और तब से वह चुपचाप उसका पीछा करती रही। किसे पता था कि एक दिन उसे पता चलेगा कि इस लड़की को सच में उसकी सबसे अच्छी दोस्त पर क्रश था। और मुझे अब तक इसका एहसास नहीं हुआ था। मैं बहुत देर तक सोच में डूबा रहा। जी बोक्सियाओ सच में म्यू यूलू को पसंद करती थी, लेकिन अगर ऐसा है तो वह अक्सर मेरे सामने म्यू यूलू के बारे में ऐसी बुरी बातें क्यों कहती थी? हालांकि मैं यह मानना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे दिल में इसका जवाब पहले से ही था। शायद जी बोक्सियाओ को डर था कि मुझे भी म्यू यूलू पसंद आ जाएगी। शायद बड़ों की इज्जत का ध्यान रखते हुए, शायद पिछली गलतफहमियों की वजह से, या शायद इसीलिए कि मैं हमेशा से डरपोक रहा हूं। मैंने उससे इस बारे में कभी सवाल नहीं किया, लेकिन मेरे दिल में गुस्सा पहले से ही बैठ गया था। तब से मैंने जी बोक्सियाओ से दूरी बना ली। जब तक उसने मुझे पहले मैसेज नहीं किया, मैंने उसे इग्नोर कर दिया। जब तक जी बोक्सियाओ रेस्ट रूम से निकलने के बाद दोनों एक साथ क्लासरूम में वापस चले गए। क्लास शुरू होने में अभी 3 से 5 मिनट बाकी थे। मुझे लगा कि वह अपनी सीट पर चली जाएगी, लेकिन वह पूरे रास्ते मेरे पीछे पीछे आई और मेरी सीट के पास रुक गई। मेरी पिछली जिंदगी की तरह जी बोक्सियाओ को हमेशा खाली समय में मेरे पास आना पसंद था। मैंने उसकी तरफ देखा और आधी मुस्कान के साथ कहा, क्लास शुरू होने वाली है, क्या तुम अपनी सीट पर वापस नहीं जा रही हो? जी बोक्सियाओ जिद्दी हो रही थी। अभी थोड़ा समय है। वैसे म्यूगे, मुझे तुम्हारा मैथ्स टेस्ट देखने दो, मुझे पढ़ना है। मैंने अपनी डेस्क से टेस्ट पेपर निकाला और उसे दे दिया। वह बिना कुछ छिपाए हैरानी से बोली, मुगे, तुम सच में, यह तो कमाल है। तुम्हें इतने मुश्किल टेस्ट में परफेक्ट नंबर मिले। शायद इस बार भी तुम क्लास में फर्स्ट आओगे। मैं मुस्कुराया लेकिन जवाब नहीं दिया। आखिरकार क्लास शुरू हुई और जी बोक्सियाओ बिना मन के अपनी सीट पर लौट आए। जो लड़कियां म्यू यूलू को घेरे खड़ी थीं, वे तितर बितर हो गईं। ये चाइनीज क्लास थी। मैंने अपनी चाइनीज टेक्स्ट बुक डेस्क से निकाली। क्लास के लिए तैयार। चाइनीज टीचर ने पिछली क्लास में दिए गए असाइनमेंट चेक करके शुरुआत की। उनका तरीका अनोखा था। स्टूडेंट्स ने एक दूसरे के असाइनमेंट चेक किए। क्योंकि सब एक लाइन में बैठे थे और कोई डेस्कमेट नहीं था, इसलिए उन्होंने ऑड नंबर वाले स्टूडेंट्स से एक दूसरे के असाइनमेंट चेक करवाए। स्टूडेंट्स मुड़े और पीछे की लाइन में बैठे इवन नंबर वाले स्टूडेंट्स के साथ कार्ड निकाले। इत्तेफाक से
मैं ऑड नंबर वाला स्टूडेंट था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मैं मुड़ा, अपनी चाइनीज टेक्स्ट बुक पकड़े हुए। पीछे वाली लाइन में बैठी लड़की अपना सिर ऊपर उठाए सोच विचार कर आगे देख रही थी। मुझे मुड़ता देख उसने अपनी आईब्रो थोड़ी ऊपर उठाई। हमारी नजरें मिली और मैंने थोड़ा बुरा महसूस करते हुए जोर से निगल लिया। मैंने देखा कि शॉवर जेल कितना सुंदर था। पास से देखने पर भी मुझे कोई कमी नहीं दिखी और वह सिर्फ 18 साल की थी। सादे कपड़े पहने हुए, उसमें जवानी और उमंग का एहसास था। उस लड़की के उलट, जिसे मैंने बाद में न्यूज में देखा था, वह भी हमेशा एक शानदार बिजनेस सूट पहनती थी और बिना किसी एक्सप्रेशन के रहती थी, जिससे एक गहरी और अलग सी आभा निकलती थी। हमारे आसपास के क्लासमेट्स ने पहले ही अपने गिफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया था, जबकि मशरूम ड्यू और मैं बैठे रहे। हम में से कोई भी बात नहीं कर रहा था। मैं बेचैन हो गया और हिचकिचाते हुए पूछा, पहले तुम्हें जाना चाहिए या मुझे? मशरूम ड्यू बिल्कुल बेफिक्र ने जवाब दिया, मैंने कुछ भी याद नहीं किया है, तुम आगे बढ़ो। अब चुप होने की मेरी बारी थी। ऐसा नहीं था कि मैं याद नहीं करना चाहता था, बल्कि ऐसा था कि मैं बस याद नहीं कर सकता था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मुझे क्या याद करना है। ग्रेजुएशन हुए इतने साल हो गए थे, मुझे यह सब कैसे याद हो सकता था? मेरी चुप्पी देखकर मशरूम ड्यू ने एक आईब्रो उठाई और मुस्कुराया। सच में टॉप स्टूडेंट को भी यह याद नहीं था। टॉप स्टूडेंट शब्द चिढ़ाने वाले थे। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं स्कूल में एक जाना माना अच्छा स्टूडेंट था, टीचरों के लिए एक मॉडल स्टूडेंट। मैंने सिर हिलाया, अनजाने में अपने सिर के पीछे खुजलाया। यह एक छोटा सा इशारा था जो मैं अक्सर नर्वस या शर्मिंदा होने पर करता था। मुझे क्या पता था, इस छोटे से इशारे की वजह से मेरे सामने वाली लड़की की आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई। वह हंसी, तुम कुछ अच्छा क्यों नहीं कहते? और मैं तुम्हें करके दिखाती हूं। अच्छे शब्द अगर पहले में होता तो ऐसे शब्द सुनकर मैं तुरंत शर्मा जाता और मैंने उसे गुस्से से घूरा, फिर 10 दिन या आधे महीने तक उसे नजरअंदाज किया। लेकिन अब वर्कप्लेस पर सालों बाद मेरा माइंडसेट बिल्कुल अलग है। क्या ऐसा है? आप क्या सुनना चाहती हैं मिस शावर जेल? अब शावर जेल के हैरान होने की बारी थी। शायद यह पहली बार था जब मैंने उसे ऐसा कहा था। शायद उसे लगा कि आज मेरे बारे में कुछ गड़बड़ है। पहले जब वह मुझसे बात करती थी तो मुझे अजीब लगता था, मेरी आंखें इधर उधर हो जाती थीं। लेकिन आज मैंने न सिर्फ उसकी आंखों में देखा, बल्कि उसे देखकर मुस्कुराया भी। हाँ, मैं मुस्कुराया। लड़की की आंखें चौड़ी हो गई, मुझे ध्यान से घूर रही थी, जैसे कुछ जानने की कोशिश कर रही हूं। मैं हिला नहीं और बिना किसी झिझक के उसकी नजरों से मिलते ही हमारे बीच का माहौल अचानक कुछ अजीब हो गया। उसी पल मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं इस जिंदगी में शावर जेल के साथ रहना चुनूं? कम से कम ये मेरी पिछली जिंदगी से बुरा तो नहीं होगा। उन कुछ सेकंड में मेरे दिमाग में कई तस्वीरें घूम गई। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने कभी अपने लिए नहीं जिया, न ही मुझे कभी किसी का फेवर मिला। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों को खुश करने में बिता दी जिन्हें मैं अपने परिवार के जरूरी सदस्य समझता था। फिर भी मुझे कभी वो प्यार नहीं मिला जो मैं चाहता था। शायद मुझे बहुत पहले ही हार मान लेनी चाहिए थी। मैं साफ तौर पर इससे बेहतर का हकदार हूं। इतने लंबे समय तक मुझे देखकर बोलते हुए मैंने बस उसे एक उलझे हुए चेहरे से देखा। आखिर में शॉवर जेल खुद को और रोक नहीं सका और बोल पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह अपना सवाल पूछ पाती, टीचर युवेन ने उसे बीच में ही टोक दिया। शायद सभी को काफी धोखा मिला होगा, है ना? क्या आगे बैठे स्टूडेंट्स पीछे मुड़ सकते हैं? यह सुनकर मैंने दूसरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे मुड़ गया। जिन्होंने इसे याद नहीं किया है, प्लीज खड़े हो जाएं ताकि मैं देख सकूं। चीटिंग मत करना, ठीक है? मैं बाद में कुछ स्टूडेंट्स को रैंडमली चेक करूंगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक के बाद एक कराहने की आवाजें आने लगी। फिर कुछ लोग खड़े हो गए। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर मैं भी खड़े होने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही मैं खड़ा होने वाला था, अचानक एक पतला हाथ मेरे कंधे पर दबा मुझे वापस नीचे खींच लिया। मैं जम गया। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। मेरे पीछे वाला आदमी जल्दी से अपना हाथ हटाकर खुद खड़ा हो गया। एक खुश मिजाज आवाज जिसमें हंसी भी थी मेरे कानों में पड़ी। सॉरी टीचर ली, मैंने भी इसे याद नहीं किया। यह सुनकर कई स्टूडेंट्स ने हैरानी से हमारे कोने की तरफ देखा। टीचर युवेन ने चिढ़कर कहा, तुम्हें खुद पर इतना गर्व है कि तुमने इसे याद नहीं किया? तुम किस बात पर हंस रहे हो? म्यू युलू हंसा लेकिन कुछ और नहीं कहा। टीचर युवेन ने अपना सिर हिलाया। वहीं रुकने का इरादा था, लेकिन जैसे ही उसने दूसरी तरफ देखा, जब मैंने उनकी तरफ देखा तो मैंने अचानक देखा कि मैं सीधा और बात मानने वाला बैठा हूं। मैं एक सलाह दिए बिना नहीं रह सका। तुम हमेशा इतने आलसी रहते हो। अपने सामने बैठे मुंह से सीखो। सीखने के प्रति
उसका नजरिया देखो। देखो कि तुमसे ज्यादा टैलेंटेड होने और उससे भी ज्यादा मेहनत करने का क्या मतलब है। यह सुनकर मैंने घबराकर अपना सिर खुजलाया। टीचर ली क्या सोचेंगी अगर उन्हें पता चले कि मैंने इसे याद नहीं किया है और खड़ा भी नहीं हुआ हूं? और मुंह युलू जैसे घमंडी इंसान का क्या? टीचर युवेन से यह सुनकर शायद वह दुखी होंगी। हालांकि अगले ही पल मैंने अपने ऊपर मुंह युलू की थोड़ी चिढ़ाने वाली आवाज सुनी। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि मैं काम पूरा करूंगा। टीचर युवेन ने उन्हें निराश होकर देखा, टेक्स्ट बुक उठाई और शुरू किया। लेक्चर रात 10:30 बजे जैसे ही स्कूल में लंबा उदास ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक गूंजा, डॉर्मेट्री में हाई स्कूल के पहले और दूसरे साल के स्टूडेंट्स ने अपना आराम का समय शुरू कर दिया। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने भी धीरे धीरे अपनी शाम की सेल्फ स्टडी पूरी कर ली। उनके हाई स्कूल करियर का आखिरी साल होने के नाते यह सबसे जरूरी और मुश्किल साल भी था। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सुबह जल्दी उठना और देर रात तक जागना आम बात हो गई थी। कई थर्ड ईयर टीचर्स के शब्दों में, एक बार जब तुम यह साल पूरा कर लोगे तो तुम आजाद हो जाओगे। लेकिन असल में यह तथाकथित आजादी सिर्फ रिलेटिव थी। मैंने क्लासरूम में अपना सामान पैक किया और सीधे डॉर्मेट्री वापस जाने ही वाला था कि अचानक जी बोक्सियाओ बाहर कूद पड़ा। भाई म्यू, मुझे थोड़ी भूख लगी है, मेरे साथ कन्वीनियंस स्टोर पर कुछ खाने के लिए चलो। अपनी किताबें पकड़े हुए मैंने झिझकते हुए उसकी तरफ देखा। मुझे देखकर बिना एक शब्द कहे जी बोक्सियाओ ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख लिया और बिगड़ैल जैसा बर्ताव करने लगा। चलो चलो, आज रात मैंने डिनर में ज़्यादा नहीं खाया। मुझे पक्का इतनी भूख लगेगी कि मैं सो नहीं पाऊंगा। अगर हमने कुछ नहीं खाया तो। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन आखिर में मान गया। मुझे अपना मील कार्ड बैलेंस भी चेक करना था। जब हम दोनों कैफेटेरिया शॉप से बाहर निकले तो कैंपस में मुश्किल से ही कोई बचा था। जी बोक्सियाओ खुशी खुशी आलू के चिप्स का एक पैकेट खा रहा था, जबकि मैं सिर झुकाए चुपचाप चल रहा था। कुछ बेसुध सा लग रहा था। जी बोक्सियाओ के कुछ खरीदने का इंतजार करते हुए मैंने अपना मील कार्ड बैलेंस चेक किया। मेरे पास सिर्फ 200 युआन से भी कम बचे थे और अभी महीने का बीच ही था। मतलब मुझे अगले 2 हफ्ते गुजारने के लिए उन 200 युआन पर ही निर्भर रहना होगा। हालांकि मेरी जेब में 100 युआन ज्यादा थे, लेकिन उससे महीने के आखिर में घर जाने का बस का किराया और कभी कभी स्कूल की फीस भी निकल जाती थी। कितनी बेचारी हालत है। मैंने धीरे से आह भरी। मेरी आंखों में एक अजीब सी भावना उमड़ आई। पहले मुझे सिर्फ पढ़ाई से मतलब था, चाहे वह कितनी भी मुश्किल या थकाने वाली क्यों ना हो। मैं कभी शिकायत नहीं करता था। लेकिन अब अपने स्टूडेंट के दिनों को याद करते हुए मुझे एहसास होता है कि मैं जितना याद करता हूं उससे कहीं ज्यादा बेचारा हूं। मैं जी बोक्सियाओ के हाथ में आलू के चिप्स के बैग पर नजर डाले बिना नहीं रह सका। स्नैक्स के इस बैग की कीमत मुझे 1 या 2 खाने के बराबर पड़ सकती थी। शायद मेरी नजर को भांप कर जी बोक्सियाओ ने चिप्स का बैग मेरी तरफ बढ़ाया। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया। सच में कुछ नहीं लोगे? मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं थैंक यू, मुझे भूख नहीं है। यह देखकर जी बोक्सियाओ ने जोर नहीं दिया। जल्द ही दोनों लड़कियों की डॉर्मेट्री में पहुंच गए। बस कुछ दर्जन मीटर आगे लड़कों की डॉर्मेट्री थी। तभी जी बोक्सियाओ अचानक रुका और अपनी कोहनी से मुझे धक्का दिया और मुझे देखने का इशारा किया। उसकी नजर का पीछा करते हुए मैंने पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे 2 लोगों को खड़ा देखा, एक लड़की और एक लड़का। यह शॉवर जेल है, देखो मुगे। जी बोक्सियाओ के चेहरे पर जोश आ गया। उसके बगल वाला अगली आर्ट्स के क्लास का हार्ट थ्रोब लग रहा है, जिसके पेट में दर्द है ना? मैंने उसकी तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ देख लिया। मुझे नहीं पता, चलो दूसरी तरफ से वापस चलते हैं। जी बोक्सियाओ ने गॉसिप वाली नजर से कहा। क्यों? चलो बस उनके पास से गुजरते हैं, ऐसे दिखाते हैं जैसे हमने कुछ देखा ही नहीं और सुनते हैं कि वे क्या कह रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम चाहो तो जा सकते हो। मैं नहीं जा रहा। मुझे दूसरे लोगों की गॉसिप में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मुझे जाते हुए देखकर जी बोक्सियाओ घबरा गया और मुझे पकड़कर आगे खींच लिया। जी बोक्सियाओ, मैंने थोड़ा गुस्से में कहा। मेरी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। ये आवाज, हालांकि तेज नहीं थी, हमारे सामने खड़े 2 लोगों का ध्यान खींच गई। दोनों की आंखें हमारी तरफ मुड़ गईं। मैंने अचानक उनकी तरफ देखा। म्यू युलू की थोड़ी हैरानी भरी नजर से मिला। मैं एक पल के लिए रुका, फिर जल्दी से जी बोक्सियाओ को आगे खींच लिया। कुछ बातें हवा के साथ मेरे कानों तक पहुंची। क्या तुम सच में मुझसे ब्रेकअप करने वाले हो? मैंने क्या गलत किया? तभी एक औरत की बेपरवाह, लगभग बेरहम आवाज आई जिसमें मजाक था। ब्रेकअप? हम कभी साथ भी नहीं थे। मु युलू, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? मैं बदल जाऊंगी, ठीक है? मैं मन ही मन जवाब दिए बिना नहीं रह सकी। क्या यह सच में जरूरी है? लेकिन अगले ही पल किसी ने पीछे से आवाज दी,
भाई मुंह। मैं अचानक रुक गया, अकड़ कर मुड़ा। मुझे अचानक याद आया कि आज क्या होने वाला है। यह समझते ही मेरा पहला मन भाग जाने का हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। म्यू युलू ने अपनी ठुड्डी से मेरी तरफ इशारा किया। उसकी मुस्कान शरारती थी। मुझे उसकी यह बात पसंद आई। तुरंत कई जोड़ी आंखें मुझ पर पड़ी। जी बोक्सियाओ ने मुझे हैरानी से देखा। भाई म्यू, ठीक है, मैं समझ गया। म्यू गुआंग ने मुझे हैरानी से देखा, फिर मुड़कर बिना पीछे देखे भाग गया। म्यू युलू कुछ कदम आगे बढ़ी। म्यू गुआंग की नजर जी बोक्सियाओ पर पड़ी। जी बोक्सियाओ, है ना? मैं कुछ मिनट के लिए भाई म्यू से अकेले में बात करना चाहता हूं। क्या तुम पहले वापस जा सकते हो? जी बोक्सियाओ एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर सिर हिलाया। ठीक है। यह कहने के बाद उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। जैसे ही वह मुड़ी, लड़के के जवान चेहरे पर उत्साह और उम्मीद की एक झलक दिखाई दी। हे भगवान! म्यू युलू सच में उसका नाम जानती थी। क्या उसने उसे पहले से नोटिस किया था? आखिर वह अक्सर म्यूगे के घर जाती थी। कुछ सोचते हुए जी बोक्सियाओ ने थोड़ी चिंता से पीछे देखा। शांत, लगभग बेवकूफ लड़की और लड़का चांदनी की हल्की रोशनी में नहाए हुए थे, लेकिन वे बहुत अच्छे लग रहे थे। हालांकि मैं यह मानना नहीं चाहती थी, लेकिन वे क्या कहने वाले थे? मैंने चुपचाप अपने सामने लड़की को देखा। अपनी भावनाओं को बता नहीं पा रही थी। मेरा मन साफ था, एक दिन के अंदर आज रात की बातें पूरे स्कूल में फैल जाएंगी। सबको पता चल जाएगा कि म्यू युल्लू मुझे पसंद करती है। मेरी पिछली जिंदगी में इस लगभग मजाकिया कबूलनामे की वजह से उसने खुद को स्कूल में लड़कों के बिल्कुल उलट खड़ा कर लिया था। वे लड़के उसे खुलेआम और चुपके से तंग करते थे, यहां तक कि उसके ग्रेड पर भी बुरा असर डालते थे। उसे इतनी देर तक चुप देखकर आमतौर पर बेफिक्र रहने वाली मिस म्यू को अचानक थोड़ा बुरा लगा। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं था? तुम रुक क्यों गए? लड़के की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। म्यू युलू एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने अपनी आवाज काफी धीमी कर दी। सच में? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के बारे में सोचोगे? हाँ। जवाब में सिर्फ एक मजाकिया हंसी आई। मैं सीरियस हूं, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। म्यू युलू ने अजीब तरह से अपने बाल खुजाए। उसका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा गंभीर था। तो क्या मैं मान जाऊं? मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। मेरी चमकदार आंखें चांदनी में चमक रही थीं, लेकिन मेरी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। मेरे नए जन्म के बाद से कुछ ही घंटों में मुझे बिना किसी झिझक के नहीं रहा था, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। मेरे पिछले जन्म में हालांकि मैं अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में नहीं गया था, लेकिन कम से कम मैंने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तो सेफली पास कर लिया था। अगर मैंने म्यू युलू के साथ रहने का फैसला किया, तो कौन जानता है कि इस जन्म में क्या बदलाव होंगे। कोई भी उसके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पर असर नहीं डाल सकता था, यहां तक कि म्यू युलू भी नहीं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद म्यू युलू ने दूसरी तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन फिर से पहले जैसा खालीपन लिए के हुए था। मुझे माफ करना, मैं अचानक बोल पड़ी। वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन मैं अचानक बोल पड़ी। मेरी आवाज ठंडी हो गई थी। म्यू युलू, क्या तुमने जो भी कहा उसके बारे में तुमने एक भी शब्द सोचा है? इसका मुझ पर कितना असर होगा? मैंने उस लड़की की हैरान नजरों से देखा। मैंने एक एक शब्द समझाया। मुझे आज ही तुम्हारे मेल फैंस ने तुमसे दूर रहने की चेतावनी दी थी, और यह तब है जब तुम मुझसे कुछ बार बात कर चुकी हो। अगर तुमने आज रात जो कहा वह बाहर आ गया, तो मुझे क्या भुगतना पड़ेगा? उस समय मेरी रूममेट, जिसके पेट में दर्द हो रहा था, उसे दिलासा दे रही थी, जबकि कई लोग आज रात की गॉसिप के बारे में गोलमोल बातें कर रहे थे। मुयुलू ने अपनी आंखें नीची कर लीं। उसका लहजा और भी सच्चा हो गया। मुझे माफ करना, मैं इसे संभाल लूंगी। मैं उन्हें तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। उसका बहुत विनम्र और व्यवहार कुशल व्यवहार देखकर मेरा गुस्सा एक पल में काफी कम हो गया। मैं बोलने से पहले हिचकिचाई। कोई जरूरत नहीं, मैंने सोचते हुए कहा। मैं ज्यादातर खुद ही संभाल सकती हूं, लेकिन अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं अपने आप तुम्हारे पास आ जाऊंगी। आखिर यह तुम्हारी गलती है। तुम क्या सोचती हो? म्यू युलू की आंखों में शक की एक झलक आई, फिर वह धीरे से हंसी। कोई बात नहीं, मैंने बात बदलते हुए कहा। और मेरी जिंदगी के इस पड़ाव में तुम्हारा अभी का सुझाव, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम सबसे जरूरी है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। यह कहकर मैंने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और जाने के लिए मुड़ी। म्यू युलू को कुछ समझ आया और वह जल्दी से मेरे पीछे भागी। अगर मैं नहीं, गलतफहमी तुम्हारा मतलब है कि तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए मान जाओगी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन रात में उसके जलते हुए कानों ने उसे धोखा दे दिया। म्यू युलू जिद करती रही, पूछती रही, तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने जवाब नहीं दिया, बस अपनी रफ्तार तेज कर दी। अचानक म्यू युलू खुद को और नहीं रोक सकी। उसने मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे दीवार से सटा दिया। भाई म्यू, तुम्हारा क्या मतलब है?
लड़की की गर्म सांसें अचानक पास आईं। मुझसे बात करने के बाद तुम भागना चाहते हो? मेरी पुतलियां हैरानी से फैल गईं। मैंने कोशिश की, लेकिन उसने मुझे और भी कसकर पकड़ लिया। म्यू युलू नीचे झुकी। उसकी आवाज जानलेवा धमकी भरी थी। कहो या ना कहो, अगर नहीं कहोगे तो मैं सच में तुम्हें चुप करा दूंगी। म्यूगे तुरंत उसकी बातों के पीछे का गहरा मतलब समझ गया। उसने मन ही मन उसे बदमाश कहकर कोसा, लेकिन अभी कुछ देर पहले उसे लगा था कि वह पोलाइट है और अच्छे मैनर्स वाली है। उसका चेहरा और पास आता देखकर उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और बुदबुदाया, इसका मतलब वही है जो तुम सोच रही हो। म्यू युलू ने एक आईब्रो उठाई। उसके अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट भर गई। जैसे ही वह आगे पूछने वाली थी, उसकी बाहों में लड़का अचानक ताकत से उछला, उसे धक्का दिया और बिना पीछे देखे डॉर्मेट्री में भाग गया। ये उसे भागते हुए देख रहा था। भागती हुई शक्ल। शावर जेल ने उसका पीछा नहीं किया। वह वहीं सोच में डूबी खड़ी थी। उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान थी। भाई म्यू, मैं तुम्हें याद रखूंगा। उस पल सीढ़ियों पर मैं दीवार से कसकर टिक गया। मेरा दाहिना हाथ मेरी छाती पर दबा हुआ था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना नर्वस क्यों था। वह साफ तौर पर सिर्फ 18 साल की लड़की थी। मैं मानता हूं कि मैं लालची था। मैं न सिर्फ यूनिवर्सिटी में जाना चाहता था, बल्कि शावर जेल भी लेना चाहता था। मुझे लगता था कि मेरा चार्म किसी को मेरा दीवाना बना सकता है। मैं बस जुआ खेल रहा था। जुआ कि मैं एक ही समय में दोनों लक्ष्य हासिल कर सकता हूं। चूंकि स्वर्ग ने मुझे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का मौका दिया था, इसलिए मुझे इसे संजोना था। इस बार मैं बिल्कुल अलग जिंदगी जीऊंगा। खुद को शांत करते हुए मैं ऊपर जाने लगा, लेकिन जैसे ही मैं डॉर्मेट्री के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर दबी हुई उत्साह भरी बातें सुनाई दे रही थीं। बहस कुछ देर तक चलती रही। कुछ लोग कह रहे थे कि यह सच है और कुछ शक कर रहे थे। शावर जेल ने सच में ऐसा कहा? बेशक ये सच है। तुम लोगों ने यह नहीं देखा। मेरे पेट में दर्द हो रहा था और मेरा चेहरा बर्तन के तले जितना काला हो गया था। असल में है, मुझे बहुत पहले से शक था कि शावर जेल को उस पर क्रश है। पिछली बार जब वह ड्यूटी पर थी और बहुत बिजी थी, तो शावर जेल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मदद की। वह एक लाडली लड़की है। वह हमेशा दूसरों से अपने काम करवाती है। उसने कभी खुद कुछ किया ही कब है? अब जब तुमने बताया तो मुझे याद आया। पिछली बार सुबह की एक्सरसाइज के दौरान मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होकर बहुत देर तक सुनता रहा। जब मुझे लगा कि समय हो गया है, तो मैंने दरवाजा खटखटाने का नाटक किया और धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। तुरंत जो लड़के बातें कर रहे थे, वे हैरान पक्षियों की तरह बिखर गए और उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। भाई म्यू, मैं वापस आ गया हूं, मैंने शांति से जवाब दिया। मैंने जो सामान लाया था उसे बिस्तर पर वापस रखा और नहाने के लिए बालकनी में गया। मेरे बगल में एक आदमी दिखाई दिया। फिर बिना आंखें खोले ही वह पहचान गया कि वह कौन है। भाई म्यू, जी बोक्सियाओ की थोड़ी उलझी हुई आवाज मेरे कान में पड़ी। मैंने अपनी आंखें खोली और उसे बेपरवाही से देखा। क्या हुआ? तुमने और शॉवर जेल ने अभी क्या कहा? कुछ खास नहीं, बस उसे पूछा कि उसने ऐसी बातें क्यों कही। क्या ऐसा है? जी बोक्सियाओ ने आंखें नीची कर लीं। उसका हमेशा मुस्कुराने वाला चेहरा अजीब तरह से शांत था। फिर उसने क्या कहा? भाई मुंह ने जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसकी आंखों में देखा। लड़के के इस शांत दिखने वाले बाहरी रूप के नीचे थोड़ा नर्वस दिल था, जो उसके कपड़ों के हेम से देखा जा सकता था, जिसे वह धीरे से पकड़े हुए था। कुछ खास नहीं। क्या हुआ? मूगे ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। फिर उसकी आवाज अचानक बदल गई। वह चाहता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बनूं। आह! जी बोक्सियाओ पूरी तरह से चौंक गया। बहुत देर तक चुप रहा। मैं हंसा। क्या सच में इतना हैरान होना जरूरी है? थोड़ी देर बाद जी बोक्सियाओ को आखिरकार खबर समझ आई और उसने सावधानी से पूछा, तो तुमने क्या कहा? बिना सोचे समझे मैंने जवाब दिया। बेशक मैंने मना कर दिया। स्कूल में शुरुआती रिश्ते मना है। क्या होगा अगर इससे मेरी पढ़ाई पर असर पड़ेगा? इसके अलावा क्या तुमने यह नहीं कहा था कि म्यू युलू एक अच्छा कैंडिडेट नहीं है? मैं उसके एक्सप्रेशन को घूरता रहा। यह सच है। उसकी राहत की सांस देखकर मेरे होंठों पर अनायास ही एक मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं, मैं नहाने जा रहा हूं। तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। जल्द ही मैंने नहाकर बाथरूम से बाहर आ गया। मेरे डॉर्म के सभी 5 लड़के पहले से ही बिस्तर पर थे, लेकिन उनमें से कोई भी सोया नहीं था। वे सब देर रात तक पढ़ रहे थे। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास आने के कारण सब परेशान थे। मैं भी तैयार होकर बिस्तर पर चला गया और रिव्यू करने के लिए अपना डेस्क लैंप जलाया। हालांकि पिछली जिंदगी में मेरे ग्रेड बहुत अच्छे थे, लेकिन कई साल बीत चुके थे और मैं बहुत सी बातें भूल गया था। मुझे इन आखिरी कुछ महीनों का पूरा फायदा उठाना था। खुशकिस्मती से मेरा बेस मजबूत था।
इसीलिए मुझे बहुत सी बातें फिर से याद आ गईं। जैसे ही मैंने पढ़ाई की, मुझे पता भी नहीं चला कि आधी रात हो गई थी। मैंने लैंप बंद किया, अपनी किताबें रखी और सोने की तैयारी की। इस बीच डोर में बाकी लोगों के सोने का कोई निशान नहीं दिखा। मेरी हरकतें सुनकर वे सब मेरी तरफ देखे बिना नहीं रह सके। उनके चेहरे इस सवाल से भरे थे कि मैं इतनी जल्दी क्यों सो रहा हूं। पिछली जिंदगी में मैं बहुत देर तक पढ़ता था, लेकिन इस जिंदगी में मुझे देर तक जागने के खतरे पता है। मैं अचानक मरना नहीं चाहता फिर से। इसके अलावा जल्दी सोना और जल्दी उठना मतलब दिन में पढ़ाई के लिए ज्यादा एनर्जी। लेकिन मैंने खुद को बहुत ज्यादा समझ लिया था। फिर भी मैं बिस्तर पर तब तक करवटें बदलता रहा जब तक बाकी सब सो नहीं गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। हर बार जब मैं आंखें बंद करता तो मेरी पिछली जिंदगी की यादें मेरे दिमाग में भर जाती। मुझे डर था कि अगर मैं सो गया तो मैं उस किराए के कमरे में वापस जागूंगा जहां मैं दिन रात काम करता था, और मेरा परिवार मेरी सारी एनर्जी खत्म कर देगा। मुझे आज भी याद है कि ग्रेजुएशन के सालों बाद जब मेरे हाई स्कूल टीचर को मेरी हालत के बारे में पता चला तो उनकी आंखों में कैसा दर्द और पछतावा था। इसने मेरे दिल को गहराई से चुभ दिया। मेरा भविष्य अच्छा हो सकता था, लेकिन मैंने एक बेकार जिंदगी जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अनजाने में ठंडे आंसू मेरे तकिए पर लुढ़क गए और आखिरकार मैं अपने बुरे सपने के बीच गहरी नींद में सो गया। मैंने सपना देखा कि मेरी पिछली जिंदगी का परिवार वैम्पायर के एक ग्रुप की तरह मुझसे कसकर चिपका हुआ है। मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हें मेरा एहसान चुकाना चाहिए। तुम बीजिंग जाना चाहते हो, इसी शहर में रहो और हमारा गुजारा करने के लिए पैसे कमाओ। क्या तुम इसके लायक हो? भाई, मैं कंगाल हूं, मुझे कुछ हजार युआन ट्रांसफर करो। तुम्हारी बहन को घर खरीदने के लिए 2 लाख युआन चाहिए, उसके भाई के तौर पर। तुम्हें कुछ सोचना होगा। मुझे लगा जैसे मैं किसी गहरी खाई में गिर गया हूं। झील के नीचे मेरा दम घुटने वाला था, लेकिन तभी अंधेरे को चीरती हुई रोशनी की एक किरण निकली। एक आकृति रोशनी के सामने आई, मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और मेरे माथे को चूमा। भाई म्यू, मैं यहां हूं। उस पल मुझे लगा जैसे मैं किसी बहुत ही गर्म और सुरक्षित गले लग गया। मैंने उस इंसान का चेहरा देखने की बहुत कोशिश की। आखिरकार वह कामयाब हो गई। उफ, ये म्यू युलू थी। मैंने अपनी आंखें चौड़ी की, हांफते हुए। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं डॉर्म में हूं तो मेरा जोर जोर से धड़कता दिल आखिरकार शांत हो गया। यह कोई सपना नहीं था, मेरा सच में दूसरा जन्म हुआ था। अभी 6 बजकर कुछ ही मिनट हुए थे। मेरे रूममेट अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन मैं जल्दी से तैयार हुआ, चुपचाप डॉर्म से निकला, कैफेटेरिया से 2 स्टीम्ड बन खरीदे और फिर सीधे क्लासरूम की ओर। मुझे हैरानी हुई, वहां पहले से ही कई लोग बैठे थे। मैंने मन ही मन आह भरी। सीनियर ईयर कितना कॉम्पिटिटिव होता है। मैंने 2 स्टीम्ड बन खाए और फ्री गम पानी का मजा लिया। वोकैबुलरी याद करने की कोशिश की। ब्रेकफास्ट और लंच सबसे सस्ते 8 युआन में थे। 1 युआन काफी था। डिनर की जगह फिर से स्टीम्ड बन लिए जा सकते थे। दिन में 10 युआन काफी लग रहे थे। मेरे मील कार्ड में इतने पैसे थे कि महीने के आखिर तक चल जाते थे। लेकिन दिक्कत यह है कि कौन सा सीनियर इतनी बुरी हालत में होता है। ये वह समय है जब बाकी सब अपना दिमाग लगा रहे होते हैं। दूसरों के पास दूध, फल और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं। उनके माता पिता उन्हें नीचे लाते हैं और उन्हें रहने खाने का काफी खर्च देते हैं, इस डर से कि उनके बच्चे स्कूल में भूखे रह जाएंगे। मैं अलग हूं। मैं मुश्किल से महीने में सिर्फ 500 युआन में गुजारा करता हूं और फिर मुझे भूखा रहना पड़ेगा। यह सोचकर मेरा इरादा और भी पक्का हो गया। एक दिन मैं म्यू परिवार से इस शहर से भाग जाऊंगा और वह जिंदगी जीऊंगा जो मैं सच में चाहता हूं। सुबह की सेल्फ स्टडी के लिए घंटी बजी। उसके तुरंत बाद मेरा रूममेट बो जियाओ दौड़कर अंदर आया। क्लास में चारों ओर देखने पर सिर्फ म्यू युलू और उसके दोस्तों की सीटें खाली थीं। टीचर बीवेन को पहले से ही इसकी आदत थी। वह बस बाकी सबको अपने लेसन याद करने के लिए कह रही थी। लेकिन क्लास खत्म होने से ठीक पहले म्यू युलू कुछ लड़कियों के साथ देर से आया और जैसे ही वे पास से गुजरे, मुझे अचानक लगा कि कई जोड़ी आंखें उस पर टिकी हैं। म्यू युलू एक चीज थी, लेकिन उसके पीछे की लड़कियों का क्या यह? उसने कहा, शॉवर जेल। मुझे तुरंत सच का अंदाजा हो गया। क्लास के बाद हमेशा की तरह जी बोक्सियाओ मुझे घसीटकर रेस्ट रूम ले गया। हम अभी बाहर ही निकले थे कि अगली क्लास के लड़कों के एक ग्रुप से टकरा गए। वह कोई और नहीं बल्कि स्टम कैश था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। बीच वाला। जैसे ही उसने मुझे देखा, स्टम कैश की आंखें मुझ पर टिक गईं, गुस्से से भरी हुई। मैं जी बोक्सियाओ को खींचकर दूर ले जाना चाहता था, लेकिन स्टम कैश ने अचानक अपने ग्रुप के साथ उसका रास्ता रोक दिया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने म्यूगे को ऊपर से नीचे तक देखा और तेजी से कहा, तो तुम म्यूगे हो?
देखकर ही यकीन होता है। इतना अच्छा नहीं है ना? मैंने बिना किसी भाव के जवाब दिया। मेरा लहजा ठंडा था। क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? स्टमकैश ने सूंघा। लाल आंखों से उसने पूछा, क्या तुम और म्यूयुलू डेटिंग कर रहे हो? मैं हंसा। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पेट के दर्द का चेहरा एकदम बदल गया। जैसे ही वह फटने वाला था, किसी ने उसे पकड़ लिया। उसने दांत पीसे कुछ सेकंड तक खुद को रोके रखा और फिर अचानक बोल पड़ा, तुम्हें नहीं लगता कि म्यूयुलू तुम्हें सच में पसंद करता है? उसे कोई पसंद नहीं है। उसके परिवार ने उसकी शादी पहले ही तय कर दी है। वह बस यहां खेल रहा है। अब म्यूगे को बहुत दुख होना चाहिए, है ना? लेकिन मैंने बस सिर हिला दिया। जाने से पहले मैंने यह भी कहा, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। अब स्टोमैचे और उसके अच्छे दोस्तों का ग्रुप पूरी तरह से हैरान रह गया था। जैसे ही वे नजरों से ओझल हुए, जी बोक्सियाओ जोर से हंसने लगा। मैं हंसते हंसते मरा जा रहा हूं। भाई म्यू, जब तुमने मेरा पेट दुखता देखा तो तुम इतने पीले पड़ गए थे जैसे तुमने गंदगी खा ली हो। मैं बस मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर जी बोक्सियाओ अचानक पास आ गया। वैसे भी भाई म्यू, मैंने सुना है कि म्यू युलू की बीजिंग में एक मंगेतर है। मैं चलना बंद नहीं किया। शायद ऐसा ही हो। भाई म्यू, चलो म्यू युलू जैसे लोगों से दूर रहें। वो बस मजाक कर रही है। जी बोक्सियाओ अभी भी मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने बस उसे एक मतलब भरी नजर से देखा। कितना दोगला भाई है। एक तरफ वह मुझे दूर रहने की सलाह दे रहा है और दूसरी तरफ वह म्यू युलू से अपना ध्यान हटाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसीलिए मैंने उसे एक गोलमोल जवाब दिया, चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। हम दोनों क्लासरूम में वापस आ गए। जी बोक्सियाओ हमेशा की तरह मेरी सीट पर जाना चाहती थी, लेकिन मेरे बगल वाली कोई सीट खाली नहीं थी। उन सभी पर बाई यूयू और उसके दोस्त बैठे थे। वे शॉवर जेल टेबल के चारों ओर मस्ती में बातें कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं पीछे से आ रहा हूं। मैंने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची, अपने होंठ ढके और हल्के से खांसा। एक्सक्यूज मी। अचानक एक अजीब सीन सामने आया। कई लोग एक साथ मुड़े। उसे देखकर उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। भाई म्यू आ गए, क्या आप रास्ता नहीं देंगे? हेलो भाई म्यू, भाई म्यू, प्लीज बैठ जाइए। जो लोग रास्ता रोक रहे थे वे तुरंत हट गए। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। मू युलू पैर क्रॉस करके एक बिगड़ी हुई लड़की की तरह लग रही थी। जब उसने मुझे देखते हुए देखा तो मुस्कुराई और मुझे बैठने का इशारा किया। ब्रदर मुंह ने थोड़ी सी आईब्रो उठाई और अपनी सीट पर बैठ गई। जैसे ही वह बैठी, ऊपर से कई अजीब आवाजें आईं। अरे, तुम ब्रदर मुंह को ब्रदर मुंह क्यों कह रही हो? भाई यूयू ने पूछा। मुझे भी ऐसा ही लगा। हम उसे ऐसा क्यों नहीं कह सकते? हम उसे सिस्टर मुंह कहते हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, शॉवर जेल से हल्की खांसी ने उसे टोक दिया। मेई लियांगक्सिन, जो उसके बगल में खड़ी थी, ने जल्दी से समझाया, ब्रदर मुंह हमारी क्लास 20 का पिलर है। उसे ब्रदर मुंह कहना गलत नहीं है ना? जी बोक्सियाओ ने ऐसे सिर हिलाया जैसे वह समझ गया हो। जल्दी से अपनी आंखों में अजीब सा भाव छिपाते हुए और हंसा। तो क्या इसका मतलब है कि मुझे अब से उसे ब्रदर मुंह कहना होगा? मैंने ठंडेपन से 2 शब्द कहे। बेवकूफी मत करो। जी बोक्सियाओ ने तुरंत बात बदल दी। वैसे ब्रदर म्यू, मैंने सुना है कि इस एग्जाम की रैंकिंग आ गई है। हमारे टीचर अगली क्लास में जरूर कुछ कहेंगे। वह दुखी लग रहा था। मैंने इस एग्जाम में बहुत बुरा किया। मुझे डर है कि महीने के आखिर में घर आने पर मेरे पापा मुझे बहुत डांटेंगे। मेरे दिलासा देने वाले शब्दों के बीच आखिरकार स्कूल की घंटी बजी। तभी जी बोक्सियाओ बिना मन के अपनी सीट पर लौटा। मैंने अभी अपनी इंग्लिश की किताब निकाली ही थी कि अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे बालों से खेल रहा है। मैंने अपना सिर थोड़ा घुमाया और देखा कि शावर जेल डेस्क पर पड़ा है, एक हाथ अपने सिर के नीचे रखे हुए मुझे मुस्कुराते हुए देख रहा है। मैंने अपनी आवाज धीमी की। मैं पेन नहीं लाया। आप क्या कर रहे हैं? क्या मैं आपका कंबल ले सकता हूं? पेन नहीं। बिना पेन के स्कूल जाना बिना बंदूक के जंग में जाने जैसा है। लेकिन इससे पहले कि मैं पेन पकड़ पाता, अगली लाइन से बाई यूयू अचानक बोली, सिस्टर म्यू, आप पेन नहीं लाई? बस मुझे बता दो, मेरे पास बहुत हैं। इसके तुरंत बाद बाई यूयू अपनी डेस्क तक पहुंची और तुरंत बाहर निकाली। कई पेन दिए गए। सिस्टर म्यू ने एक म्यू शुलू को दिया। म्यू शुलू का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। वह 2 सेकंड तक चुप रही, फिर चुपचाप मान गई। उसे लगा कि सब ठीक है, लेकिन ठीक 2 सेकंड बाद उसकी पीठ पर 2 बार हल्के से थपथपाया गया। मुझे एक गलती ठीक करनी है। क्या तुम्हारे पास लाल पेन है? यह सुनकर ब्रदर म्यू ने एक भौं उठाई। यह लड़की सच में एक गलती ठीक करना चाहती थी। तभी बाई यूयू की आवाज उसके पीछे से फिर से गूंजी, लाल पेन? मेरे पास भी लाल पेन है। सिस्टर म्यू रुको, मैं तुम्हारे लिए एक ढूंढती हूं। म्यू शुलू की भौं थोड़ी सी कुड़ गई। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी।
तुम आजकल ज्यादा पढ़ाई नहीं करती, लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारे पेन हैं? बाई यूयू ने गर्व से कहा। तुम्हें क्या आता है? कुछ शब्द और वाक्य ही काफी हैं। मेई लियांगक्सिन, जो एक तरफ खड़ी थी, जोर से हंसी। एक आवाज आई, बाई यूयू, क्या तुम्हें लगता है कि सिस्टर म्यू को पेन चाहिए था? उन्होंने खुद कहा। सही कहा ना? मेई लियांगक्सिन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। तुम्हारे EQ के साथ तुम्हें इस जिंदगी में कभी बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। क्यों? खुद समझाओ। मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं हो सकता? अपने बगल से आधी अधूरी आवाज सुनकर उसके होंठ थोड़े से कांपने लगे। इसीलिए उसने अपने पेंसिल केस से एक लाल पेन निकाला और बिना पीछे देखे चली गई। मेरे पास 2 हैं, लो, एक ले लो। उसके पीछे से एक हल्की सी हंसी आई। थैंक्स ब्रदर म्यू। दोनों ने अपनी आधी अधूरी बातचीत तब तक जारी रखी जब तक उनके होमरूम टीचर जांग जुआन किताबें और एक थर्मस लेकर क्लासरूम में नहीं आ गए। ये लगभग 40 साल का फिजिक्स टीचर बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव था। पूरी क्लास में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सिर्फ उसके पावरफुल ऑनरा की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी कि उसके हाथ में रिपोर्ट कार्ड था जो उनकी रैंकिंग का सिंबल था। जांग जुआन पोडियम पर बिना किसी भाव के खड़ा था। उसकी आवाज धीमी और गहरी थी। इस मिड टर्म एग्जाम में हमारी क्लास के रिजल्ट अच्छे नहीं थे। हमारा एवरेज स्कोर क्लास 9 से 3 पॉइंट कम था, जो पूरी ग्रेड में दूसरे नंबर पर था। आप जानते हैं, 2 टॉप क्लास होने के नाते अगर हम में से किसी का भी स्कोर दूसरे से कम होता तो हमें पक्का बहुत डांट पड़ती। हालांकि जांग जुआन का टोन तुरंत बदल गया। लेकिन इस साल के टॉप 100 में हमारी क्लास के 26 स्टूडेंट हैं। टॉप 50 में 14 और टॉप 10 की बात करें तो हमारी क्लास के 3 स्टूडेंट हैं। पूरी क्लास ने तुरंत अपनी सांस रोक ली। यांग जुई, 9वीं क्लास में पेंग याओडोंग, 6ठी क्लास में झांग जुआन थोड़ा रुका। उसकी नजर पूरे कमरे में घूम रही थी और मूगे। दूसरी क्लास में तुरंत पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। मैं मुस्कुराया और साथ में ताली बजाई। लेकिन तालियों के बीच मेरे पीछे से एक हल्की सी खर्राटों की आवाज आई। रुको, क्या ये यूनिवर्सिटी नहीं है? तुम ताली क्यों बजा रहे हो? मैं रुका, फिर 2 बार और हल्के से ताली बजाई। इस बार तालियां थीं, लेकिन मुझे पता था कि आगे मेरा इंतजार कर रही थी बुराई और सवाल। तालियों के बाद हर कोई बुराई सुनने के लिए तैयार था। किसे पता था कि झांग जुआन के शब्द, एग्जाम के रिजल्ट अब पुरानी बात हो गई है, तुम सब जानते हो कि क्या हो रहा है, इसलिए मैं और कुछ नहीं कहूंगा। सबने राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल झांग जुआन फिर बोला, अगला एग्जाम सबसे जरूरी है। मैं भी थोड़ा हैरान हुआ। अगला एग्जाम अगले हफ्ते है। पूरा शहर सभी सीनियर हाई स्कूलों के लिए एक जॉइंट एग्जाम ऑर्गेनाइज कर रहा है। सभी हाई स्कूल हिस्सा लेंगे, तब रैंकिंग की तुलना की जाएगी। यह एग्जाम बहुत जरूरी है। मैं उसकी ओर कुछ नहीं सुन सका। मेरा दिमाग मैं बर्बाद हो गया, शब्दों से भरा हुआ था। मैंने सोचा था कि नंबर 7 हाई स्कूल के एग्जाम के बाद मुझे थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अचानक यह पूरे शहर का जॉइंट एग्जाम आ गया। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन। अगर मैं पागलों की तरह पढ़ाई भी करूं तो भी बहुत देर हो चुकी है। काफी समय नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं जो भी छोटी छोटी बातें पक्की कर सकता था वे मदद करती, ताकि मैं बाद में ज्यादा बुरी तरह फेल ना हूं। इसीलिए अगले कुछ दिनों तक मैंने अपनी सारी एनर्जी पढ़ाई में लगा दी। लगभग नींद और खाने को नजरअंदाज कर दिया। मेरे क्लासमेट मुझसे पूछे बिना नहीं रह सके, तुम्हारे ग्रेड पहले से ही इतने अच्छे हैं, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैं फ्रस्ट्रेशन से बोल नहीं पा रहा था। किसने सोचा होगा कि मैं जो इंसान अब हूं उसकी आत्मा बिल्कुल अलग है। असली मैं तो कई साल बाद का एक वर्किंग क्लास इंसान हूं। हालांकि मेरी मेहनत के बिल्कुल उलट शॉवर जेल वाले लोगों का ग्रुप था। वे बहुत बेफिक्र जिंदगी जी रहे थे। उन्हें सुबह या शाम के सेल्फ स्टडी सेशन में नहीं जाना पड़ता था और कभी कभी तो रेगुलर क्लास भी छोड़ देते थे, या तो सोते हुए या खेलते हुए। सेल फोन, बदकिस्मती से प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिए थे, इसीलिए आने वाले टीचर भी बस आंखें मूंद लेते थे। अफवाहें धीरे धीरे पूरे स्कूल में फैल गईं। इस बीच शनिवार रात 9 बजे शाम की सेल्फ स्टडी के बाद मैं अपने डॉर्म में वापस नहीं गया। इसके बजाय मैं लगभग 10 बजे तक अकेले पढ़ता रहा, फिर अपना सामान पैक करके निकल गया। कैंपस सुनसान था। मेरा दिमाग पूरी तरह से उस आखिरी प्रॉब्लम में डूबा हुआ था और मैंने देखा नहीं कि कई लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। जब तक मुझे एहसास हुआ तब तक दिशा बदलने में बहुत देर हो चुकी थी। क्या वह क्लास 20 का कॉलेज का दोस्त नहीं था? लीडर ने कान में बाली पहनी थी और उसकी स्कूल यूनिफॉर्म भी उसकी गंदी हरकतों को नहीं छिपा पा रही थी। वह साफ तौर पर इसमें अच्छा नहीं था। मैंने बस उसे देखा, मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। वे 3 लोग थे जिन्होंने मेरे दोबारा जन्म लेने वाले दिन पुरुषों के टॉयलेट में मेरा ध्यान रखा था। मेरी याद में लीडर लियो जिजियांग था,
जो शॉवर जेल ब्रांड का नंबर 1 फैन बॉय था। उसने मुझे बहुत परेशान किया था, लेकिन इस बार मैं बहुत शांत था। वे बस 3 घमंडी नाबालिग बच्चे थे। मैंने थोड़ी आंखें उठाई। मेरी आवाज ठंडी थी जब मैंने पूछा कि मुझे क्या चाहिए। इस शांत रिएक्शन ने लियू जिजियांग को हैरान कर दिया। पहले जब मैं टॉयलेट में घिरा होता था तो मैं सिर्फ डरता था, लेकिन अब उस शांत नजर में थोड़ी नफरत थी। लियू जिजियांग तुरंत गुस्सा हो गया। वह गुर्राया, लगता है तुमने पिछली बार मेरी एक भी बात नहीं सुनी। क्या तुम्हारी पिटाई काफी चीनी हो गई? इससे पहले कि वह बोलना खत्म करता, उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। लेकिन अब मैं बिल्कुल अलग इंसान बन गया था। जैसे ही उसका हाथ मारने वाला था, मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और तुरंत अपने बाएं हाथ से जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ थप्पड़ की तेज आवाज पूरे कैंपस में गूंज उठी। लियू जिजियांग हैरान रह गया। उसने अपना जलता हुआ चेहरा पकड़ा हुआ था। उसके 2 गुर्गे उसे देखने के लिए दौड़े। मैंने अपना सुन्न हाथ हिलाया। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। यह थप्पड़ मेरे लिए है और तुम्हें सबक सिखाने के लिए। लोगों को इतनी आसानी से थप्पड़ मत मारो, यह सब तुम्हें परेशान करेगा। लियू जिजियांग ने गुस्से में दांत पीस लिए। तुम खुद को क्या समझते हो, बेवकूफ? तुमने मुझे लेक्चर देने की हिम्मत की? मैंने मजाक उड़ाया। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा। मैं तुम्हारे मम्मी पापा की तरफ से तुम्हें सबक सिखा रहा हूं। इसके अलावा तुम जैसा इंसान शॉवर जेल को दूसरी नजर से भी नहीं देखेगा। दिन में सपने मत देखो। ये बातें लियू जिजियांग को तुरंत चुभ गईं। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह दहाड़ा, तुम दोनों उसे पकड़ो, उसका मुंह फाड़ दो। लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल था। लड़ाई के बाद मैं तुरंत मुड़ा और भागा। मैं एक के खिलाफ 3 से लड़ने की बेवकूफी नहीं करने वाला था। पलक झपकते ही शांत कैंपस में एक पागलों जैसी दौड़ शुरू हो गई। मैं आगे भागा और तीनों मेरे पीछे भागे। जैसे ही मैं स्कूल के गेट पर पहुंचने वाला था, मैं सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढने में हिचकिचा रहा था। तभी मैंने अचानक स्कूल के बाहर से कुछ लोगों को अंदर आते देखा। जब मैंने ग्रुप को लीड करते हुए उस आदमी को देखा तो मैं अचानक रुक गया। यह किसी बचाने वाले को देखने जैसा था। बिना सोचे समझे मैं उस आदमी की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही मैं स्कूल के गेट में घुसा, म्यू युलू और उसके ग्रुप के सामने एक सफेद आदमी चमका। उसके तुरंत बाद उसने महसूस किया कि कोई उसकी बाहों में आ गया है। उसका पहला रिएक्शन उसे दूर धकेलना था, लेकिन जब उसे लॉन्ड्री डिटर्जेंट की जानी पहचानी फूलों वाली खुशबू आई तो वह अचानक रुक गई। वह उस खुशबू को अच्छी तरह पहचानती थी। हैरानी से एक भौं उठाकर उसने नीचे देखा। भाई म्यू, मैंने हांफते हुए अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पकड़ते हुए कहा। मेरा चेहरा लाल हो गया था। मुश्किल से बोल पा रहा था, म्यू म्यू युलू। उसी समय लियू जिजियांग और उसके 2 गुर्गे आ गए। अपने सामने का सीन देखकर उसका दिल जोर से धड़क उठा। म्यू युल्लू की नजरें उन पर ठंडी पड़ गईं। क्या हो रहा है? उसके पीछे वाले को देखकर मैंने तुरंत उनकी तरफ इशारा किया और शिकायत की, वे मुझे मारने वाले हैं। म्यू युल्लू ने जैसे कोई मजाक सुन लिया हो। वह अचानक धीरे से हंसी। तुम्हें मारेंगे? लेकिन जो लोग उसे अच्छी तरह जानते थे, वे जानते थे कि यह उसके गुस्से की शुरुआत थी। उसकी गहरी आंखें पहले से ही बर्फीली थीं। हालात बिगड़ते देख लियू जिजियांग ने जल्दी से अपने लाल चेहरे की ओर इशारा किया और समझाया, नहीं मिस म्यू, ये वही थी। उसने मुझे पहले मारा। मेरा चेहरा देखो, यही उसने मुझे मारा। म्यू युल्लू मुस्कुराई, लेकिन बस उसे ध्यान से देखती रही। क्या ऐसा है? लियू जिजियांग के आदमी ने जल्दी से कहा। हाँ मिस म्यू, हमारे भाई जियांग ने उसे छुआ तक नहीं। मैं अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकी। म्यू युल्लू को चुप देखकर लियू जिजियांग समझ नहीं पाई कि वह क्या सोच रही है और सिर्फ नाराजगी दिखाकर कनेक्शन बना सकी। फिर अचानक उसे एहसास हुआ। उसने एक पल के लिए सोचा, यह पिछली बार की बात है जब हम इंटरनेट कैफेजे में गेम खेल रहे थे। एचवान को कुछ काम था और वो कुछ देर के लिए इंटरनेट कैफेजे में थी। उसे एक अजनबी मिल गया। बाद में जब तुम्हें भूख लगी तो उसने तुम्हारे साथ खाना खाया। बाई यूयू ने मुंह बनाया, लेकिन आगे कहा, जब हम खा रहे थे तो कुछ लोग आए और हमारा स्वागत किया, जिसमें मेरे सामने वाला यह आदमी भी शामिल था। क्या आप इसे साथ में खाना कह सकते हैं? लियू जिजियांग ने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसका चेहरा उत्साह और उम्मीद से भरा हुआ था, लेकिन म्यू युलू ने बस सोचते हुए सिर हिलाया। फिर मेरी तरफ देखा। तुमने सच में उसे मारा? मुझे लगता है। फिर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए म्यू युलू हंस पड़ी। अपनी आंखें फिर से ऊपर उठाईं। उसकी ठंडी नजर सीधे लियू जिजियांग पर पड़ी। अगले ही पल उसकी उम्मीद भरी नजरों के नीचे उसके होंठ खतरनाक तरीके से मुड़ गए। उसकी आवाज ठंडी थी। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे मारा?
आप क्या चाहती हैं मिस म्यू? लियू झिजियांग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी म्यू युलू अचानक अपने बगल वाले व्यक्ति की ओर मुड़ी। भाई म्यू! एक पल में मैंने हैरानी से ऊपर देखा। म्यू युलू मुस्कुराई। उसके चेहरे पर बेपरवाही थी। क्या तुम्हारा बस हो गया? नहीं तो मैं तुम्हें जारी रखने दूंगी। मैं वहीं जम गई। पिछली जिंदगी में जब मुझे बुली किया जाता था तो मेरा परिवार सिर्फ मुझे ही दोषी ठहराता था। यहां तक कि पैसे कमाने के लिए मुझे स्कूल छोड़ने पर भी मजबूर कर देता था। लेकिन अब कोई बिना सोचे समझे मेरा साथ दे रहा था। इसीलिए मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों में चुभन को दबाया और धीरे से अपना सिर हिलाया। जरूरत नहीं है। म्यू युलू ने थोड़ा सिर हिलाया। उसके ठंडे चेहरे पर बेसब्री दिख रही थी। फिर उसने लियू झिजियांग और दूसरों की तरफ देखा। क्या तुम नहीं जा रहे हो? लियू झिजियांग ने कोशिश की, लेकिन म्यू युलू ने बिना किसी रहम के एक भी शब्द नहीं कहा। इस बार लियू झिजियांग तुरंत टूट गया, अपना चेहरा ढक लिया और लाल आंखों से भाग गया। उसके फॉलोअर्स जल्दी से उसके पीछे पीछे चले गए। बाई यूयू, जो शो देख रही थी, मन ही मन बुदबुदाए बिना नहीं रह सकी। लियू झिजियांग काफी हैंडसम है। सिस्टर म्यू सच में। हालात को समझते हुए म्यू युलू ने अचानक ठंडी नजर से देखा। अगर तुम्हें वह पसंद है तो उसके पीछे जाओ। बाई यूयू ने डर के मारे जोर से सिर हिलाया। इसीलिए बिना होश के लेकिन गहरी समझ के साथ उसने अपने साथी को पकड़ा और भाग गई। सिस्टर म्यू, तुम और ब्रदर म्यू धीरे धीरे बात कर सकते हो। चलो पहले डॉर्म में वापस चलते हैं। पलक झपकते ही खाली एंट्रेंस पर सिर्फ वे दोनों ही रह गए। मैंने समझदारी से एक कदम पीछे हटकर उनके बीच कुछ दूरी बना ली। थैंक्स। म्यू युलू ने एक आईब्रो उठाई। उसकी आंखें शरारती लग रही थीं। यह सिर्फ एक बोलकर थैंक यू था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, तो मैं तुम्हें किसी और दिन डिनर पर बुलाऊंगी। हालांकि म्यू युलू को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अभी से अच्छा समय नहीं है, चलो आज ही कर लेते हैं। अब मैं हिचकिचाई। क्या अब थोड़ी देर नहीं हो गई है? मैं ये बताने ही वाली थी कि मैंने लंच कर लिया है कि मेरे पेट ने धोखा दिया। जोर से गड़गड़ाहट हुई। तुरंत मेरा चेहरा लाल हो गया और मैं चाहती थी कि मैं कहीं गायब हो जाऊं। लेकिन फिर म्यू युलू ने आंखों में मुस्कान के साथ साफ साफ कहा, तुम्हारा पेट विरोध कर रहा है। मेरा कलेजा फट गया और मैं बस दांत पीसकर बहाने बना रहा था। बहुत देर हो गई है, डॉर्म बंद होने वाला है। लेकिन म्यू युलू को कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, उसने तुरंत अपनी भौहें चढ़ाई। मैं तुम्हें बचाऊंगी, चलो बारबेक्यू खाते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने साफ साफ जवाब दिया। आखिरकार मेरे पास गुजारे के लिए बहुत कम पैसे बचे थे। एक बारबेक्यू खाना मुझे एक हफ्ते तक खिलाने के लिए काफी नहीं होगा। फोई को लगा कि दूसरा इंसान पीछे हट जाएगा, लेकिन अचानक यूली ने मेरे गले में हाथ डाला और मुझे स्कूल के गेट की तरफ खींच लिया। चलो, सिस्टर म्यू ट्रीट दे रही हैं। यह देखकर कि मैं मना नहीं कर सकता, मैं बस उन्हें धन्यवाद दे सका। धन्यवाद सिस्टर म्यू। लेकिन फिर यूली अचानक रुक गई। सिस्टर म्यू, तुम्हें मुझे ऐसा कहने के लिए किसने कहा? यूली मेरे और पास झुकी। मैं पूरी तरह कंफ्यूज था। उसकी आवाज मजाक से भरी थी। मुझसे सीखो, उन्हें सिस्टर यूलू कहो। मैंने मन ही मन ताना मारा। मैं जो 20 साल का एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं, 18 साल की बिगड़ैल लड़की को बहन कैसे कह सकता हूं? फिर दोनों स्कूल गेट पर गए। स्नैक स्ट्रीट मुझे एक साफ सुथरे बारबेक्यू रेस्टोरेंट में ले गई। चीजों की शानदार रेंज देखते हुए मैं कुछ एक्स्ट्रा लेने से खुद को रोक नहीं पाया। आप देखिए, पिछली जिंदगी में मुझे अपने परिवार के हाथों बहुत दुख झेलने पड़े थे और मैं कभी बारबेक्यू अफोर्ड नहीं कर सकता था। अपने दूसरे जन्म के बाद से पिछले कुछ दिनों से मैं सिर्फ स्टीम्ड बंस खा रहा हूं। मेरे पेट में एसिड की गड़गड़ाहट हो रही थी। मैंने सामान मालिक को दिया और अपनी सीट पर वापस आ गया। मैंने शावर ग्लैमर को सिर नीचे करके टेक्स्ट करते देखा। मैंने धीरे से कहा, मैंने अभी कुछ लिया है, जाओ और ऑर्डर करो। शावर ग्लैमर ने अपना फोन रख दिया, मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे भूख नहीं है, मैंने बस खा लिया। मैं स्तब्ध रह गया। फिर मुझे समझ आया कि उसका क्या मतलब है। पता चला कि अगर मेरा पेट ठीक ना होता तो दूसरा इंसान इस समय खाने नहीं आता। तभी यूलू ने अचानक मुझे अपना फोन दिया, एक बिल्कुल नया स्मार्टफोन। लेकिन यूलू के पहले शब्दों ने हवा को रोक दिया। अपना फोन नंबर डालो। अपने सामने फोन देखकर मैंने उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। फिर मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। मेरे पास फोन नहीं है। यूलू की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी, लेकिन मैंने सच में कंधे उचका दिए। सच में मेरे पास नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। आखिरकार स्मार्टफोन के इस जमाने में हर हाई स्कूल स्टूडेंट के पास एक है। मैं तो एक्सेप्शन हूं। यूलू और भी क्यूरियस हो गई। बिना फोन के तुम आमतौर पर अपने परिवार से कैसे कांटेक्ट करती हो?
मैं बेपरवाह लग रही थी। मैं उनसे ज्यादा कांटेक्ट नहीं करती। अगर अर्जेंट होता है तो मैं किसी क्लासमेट से उधार ले लेती हूँ या नीचे डॉर्मेट्री में पब्लिक फोन इस्तेमाल करती हूँ। यह सुनकर यूलू की आंखों में एक अजीब सी भावना झलक उठी। दूसरी ओर मैंने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए अपनी ड्रिंक पी ली। अगर ये मेरी पिछली जिंदगी होती तो मेरा बहुत ज्यादा घमंड और हीन भावना मुझे भागने पर मजबूर कर देती, लेकिन अब यह जिंदगी जीकर मैं खुद से सुलह कर रहा हूं। मेरी गिरावट सिर्फ कुछ समय के लिए है। मैं आखिरकार इन सब से छुटकारा पालूंगा। जल्द ही गर्मागर्म बारबेक्यू परोसा गया। उसकी जबरदस्त खुशबू तुरंत मेरे नथुनों में भर गई। मैं शांत बैठना चाहता था, लेकिन मशरूम जेल ने मेरा दिखावा देख लिया और हंसे बिना नहीं रह सका। खाओ। इजाजत मिलने पर मैंने कोई दिखावा नहीं किया और तुरंत बारबेक्यू उठाया और खाना शुरू कर दिया। मैंने बहुत जल्दी खाया, लेकिन भेड़िए की तरह नहीं। इसके बजाय मैं एक अनोखी शान दिखा रहा था। मशरूम जेल चुपचाप किनारे से देख रही थी। उस पल उसे लगा कि उसके सामने वाले लड़के में बहुत उसका अनोखा स्वभाव सर्दियों के बेर के फूल जैसा था, जो हवा और बर्फ का सामना कर रहा था। नाजुक लेकिन अविश्वसनीय रूप से मजबूत। यही वजह थी कि वह मेरी ओर खींची चली गई, जब तक कि उसका पेट धीरे धीरे भर नहीं गया। आखिरकार मेरी हरकतें धीमी हो गईं। इस समय मेरे सामने वाली लड़की ने बांस की सीख को बिल्कुल भी नहीं छुआ था। वह बस अपने हाथ से अपना सिर ऊपर उठाए मुझे ध्यान से देख रही थी। मैंने थोड़ी भौहें चढ़ाई। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं सब खत्म कर दूंगा। म्यू यूलू मुस्कुराया। तुम खाओ। अगर तुम्हारा पेट नहीं भरा है तो और ऑर्डर कर देना। बस बस। मैंने जल्दी से हाथ हिलाया। अपना खाना खाने ही वाला था कि अचानक म्यू यूलू की साफ ठंडी आवाज आई। भाई म्यू। मैं रुका, उसे खाली नजरों से देखा। क्या हुआ? मशरूम ड्यू से घूर रही थी। उसकी आंखों में थोड़ा जंगलीपन था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी शरीफ हो, फिर भी इतनी बोल्ड हो। तुमने सच में किसी को थप्पड़ मारने की हिम्मत की? मैंने मुंह बनाया। मुझे थोड़ा गलत लगा। उसने पहले मुझे मारा, मैं तो बस बदला ले रहा था। अचानक मशरूम ड्यू के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। उसकी पहले शांत नजरें तुरंत ठंडी हो गईं। उसने अचानक अपना सिर सहारा देने वाला हाथ नीचे करके, उसने तुम्हें मारा। यह कब हुआ? मैंने बेपरवाही से उसे टाल दिया। यह सब पुरानी बात है। हम अब वैसे भी बराबर हैं। म्यू युल्लू की आंखें गहरी थीं और वह चुप रही। बिल चुकाने के बाद वे दोनों अभी अभी बारबेक्यू रेस्टोरेंट से निकले थे। जैसे ही वे मिल्क टी की दुकान के पास से गुजरे, म्यू युल्लू ने अचानक उसे मिल्क टी का एक गर्म कप दिया। तो मैंने मिल्क टी पकड़ी और आराम से म्यू युल्लू के बगल में चलने लगा। उस पल लड़के के चेहरे पर खुशी थी। म्यू युल्लू ने अपना सिर घुमाकर उसे देखा। उसके मुंह के कोने अनजाने में थोड़े ऊपर उठ गए। लेकिन इससे पहले जब भी यह लड़का उसे देखता था, मैं उससे ऐसे बचता था जैसे कोई प्लेग हो। यह सोचते हुए शॉवर जेल अचानक बोला, तुम पहले से अलग हो। मेरे कदम लड़खड़ा गए। मेरे दिल में तूफान सा उठ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे दोबारा जन्म का राज खुल गया हो? फिर लड़की की आवाज फिर आई। पिछले महीने तुमने रात का खाना नहीं खाया था। तुमने बिल्कुल मना कर दिया था। मैंने तुम्हें रोटी दी थी। तुम भूखे रहना पसंद करते थे। किसे पता था कि सिर्फ 1 महीने बाद तुम बिना किसी झिझक के खा रहे होगे और चीजें ले रहे होगे। मुझे अचानक थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। यादें मेरे दिमाग में भर गईं और ऐसा लगा जैसे यह सच में हुआ हो। यह सब उस समय गिब्स चॉ की वजह से था। हमेशा शॉवर जेल के बारे में बुरा भला कहने की बातें, झगड़ा करने की कोशिशें मुझे उससे ऐसे बचने पर मजबूर कर देती थीं जैसे कोई प्लेग हो। यह हर चीज में बेकार है, लेकिन झगड़ा करने में माहिर है। यह सोचकर मूगे के पास समझाने के अलावा कोई चारा नहीं था और वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। उस समय स्कूल में कुछ अफवाहें थीं। लोग सोचते थे कि तुम बहुत डरावने हो। शावर जेल ने एक भौं उठाई और धीरे से खर्राटे लिए। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि अफवाहें सच नहीं थीं। तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। शावर जेल धीरे से हंसा और कुछ नहीं कहा। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। जब तक उन्हें मेरे दोबारा जन्म का राज पता नहीं चल जाता, तब तक ठीक था। तभी एक स्नैक शॉप के पास से गुजरते हुए मेरे कदम अचानक धीमे हो गए। शावर जेल मेरी नजरों का पीछा करते हुए मैंने देखा कि स्कूल यूनिफॉर्म में कई आदमी और औरतें दुकान में बैठे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। क्या तुम उन्हें जानते हो? मैंने थोड़ा सिर हिलाया और जल्दी से दूसरी तरफ देख लिया। दोबारा जन्म के बाद जिस पहले परिवार से मैं मिला, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह वहीं होगी। यह अफसोस की बात है कि हम दोनों पास में ही रहते हैं, फिर भी हम एक दूसरे को बहुत कम देखते हैं। उसी समय दुकान के अंदर वाले लड़के ने भी बाहर वाले आदमी को देखा। उसके साथी ने उत्साह से मुंह लेले का हाथ हिलाया। लेले, देखो,
वह लड़की कितनी सुंदर है। म्यू लेले ने अनजाने में अपना सिर घुमाया और एक लंबा पतला शरीर तुरंत नजर आया। पर्दा। म्यू लेले की नजर अभी लड़की पर पड़ी ही थी कि अचानक उसके बगल में खड़े लड़के ने उसे छेड़ते हुए कहा, यह ब्रदर म्यू है। वाह, वह कितनी सुंदर है। उसने पड़ोस के हाई स्कूल की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है। उसका लुक हमारे स्कूल की ब्यूटी क्वीन से कहीं ज्यादा अच्छा है। लेकिन तभी एक लड़की ने उसके जोश पर पानी फेर दिया और गुस्से से कहा, इतने जोश की क्या बात है? क्या तुमने नहीं देखा कि उसका एक बॉयफ्रेंड है? एक लड़के ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें कैसे पता कि यह बॉयफ्रेंड है? क्या यह छोटा भाई नहीं हो सकता? लड़की धीरे से हंसी। छोटा भाई? रोमांटिक छोटे भाई जैसा है ना? यह सुनकर कई लड़कियां जोर से हंस पड़ी। लोग सब दूर जा चुके थे। अभी भी देख रहे हो? म्यू लेले अचानक असलियत में वापस आई और जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, एक लड़की अचानक लड़खड़ाने लगी। तभी वह लड़की मू युलू थी, जिसका हाल ही में बीजिंग से टोंगजोंग में ट्रांसफर हुआ था। कहा जाता था कि बीजिंग में उसके परिवार का बहुत असर था। वे सच में एक अमीर परिवार थे। यह सुनकर सब लोग हंगामा करने लगे। हाँ, टोंगजोंग में मेरे दोस्त हमेशा मुझसे उसकी खूबसूरती और उसके परिवार के ताकतवर होने की डींगे हाँकते हैं। मुझे लगता था कि यह सिर्फ डींगे हाँकना है। हालांकि शोर के बीच मू लेले अजीब तरह से चुप रही। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखें झपक रही थीं। मू युलू, लव अफेयर्स। अचानक मू जी ने मुझे आवाज दी। भाई, मेरा दिल जोर से धड़क उठा। उसने कहा, आज मैंने उन गुंडों को भगाने में तुम्हारी मदद की और मैंने तुम्हें बारबेक्यू और मिल्क टी पिलाई। क्या तुम्हें मेरा शुक्रिया नहीं करना चाहिए? मुझे थोड़ा बुरा लगा। तो मैं तुम्हें किसी और दिन खाना खिलाऊंगी। हम कहां खाएंगे? कैफेटेरिया में नहीं, है ना? और क्या, हम और कहां खाएंगे? मैंने हिसाब लगाया कि महीने के आखिर में मैंने जो पैसे बचाए थे उनसे मैं उसे एक अच्छा सेट मील खरीद सकती थी। लेकिन फिर वह चिड़ी हुई लग रही थी। सुना नहीं, टोंगजोंग के कैफेटेरिया में तो कुत्ते भी नहीं खाते। मैं चुप रही। मेरे पैर पहले से ही फड़क रहे थे। फिर उसने अचानक बात बदल दी। अगर हम नहीं खाते तो मुझे किसी और तरह से थैंक यू क्यों नहीं कहते? मैंने अपने आप पूछा। कैसे? अगले ही पल शावर जेल सच में अपना चेहरा मेरे पास ले आई, अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए। तुम थैंक यू के तौर पर मुझे किस क्यों नहीं करते? मैंने मजाक उड़ाया, उसे धक्का दिया और बिना पीछे देखे चली गई। लेकिन जैसे ही मैं चल रही थी, मुझे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मेरे पीछे कोई कदमों की आहट नहीं थी। मैं अकड़ कर मुड़ा, लेकिन खाली सड़क पर सिर्फ पेड़ों की हल्की हिलती हुई परछाइयां थीं, पूरी तरह डरावनी। शॉवर जेल, मैंने हिचकिचाते हुए पुकारा। जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट थी। उस पल जैसे किसी ने दूसरा जन्म लिया हो। मेरे दिमाग में अनगिनत हॉरर फिल्मों के सीन घूम गए और मेरे सिर में झुनझुनी होने लगी। बिना रुके मैंने फिर पुकारा, फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं इतना डर गया था कि 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। जब मैं वहां हैरान और बेबस खड़ा था तो अचानक पीछे से किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। मैं चिल्लाया, अपना सिर पकड़कर नीचे झुक गया। अगले ही पल ऊपर से एक साफ खुशनुमा हंसी आई। बिल्कुल नहीं म्यूगे, इतनी आसानी से डर जाते हो? वो आवाज सुनकर मेरे दिमाग का तनाव टूट गया। मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह था बेबसी और शिकायत की गहरी भावना। राहत मिलने के बजाय म्यूगे ने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन मुझे अभी भी जमीन पर झुका हुआ, सिर हाथों में लिए, बिना हिले डुले देखकर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह जल्दी से नीचे झुक गई। उसे तुरंत एक बुरी फीलिंग आई। उसने मेरा सिर छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ सिर पर लगा, मैंने उसे थप्पड़ मारकर हटा दिया। शावर जेल पूरी तरह से घबरा गई। अपना सिर खुजाते हुए और हकलाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो भाई म्यू, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो। आमतौर पर शांत रहने वाली मिस म्यू को पहली बार अपने मजाक पर पछतावा हुआ। आखिर में उसके बार बार माफी मांगने के बीच मैंने धीरे से अपना सिर उठाया। धीमी स्ट्रीट लाइट के नीचे मेरी आंखें लाल थीं, आंसू बह रहे थे, लेकिन मैंने अपने होंठ जोर से काटे, उन्हें रोकने की कोशिश की। शावर जेल का दिल बैठ गया। उसका गिल्ट और बढ़ गया। वह सिर्फ भारी आवाज में दोहरा सकी, मुझे माफ कर दो। मैं बस उसे चुपचाप देखता रहा। मेरी आंखें खाली थीं। अभी अभी मुझे याद आया कि जब मैं छोटा था तो मेरी मां ने मुझे कई किलोमीटर दूर एक पहाड़ी रास्ते पर छोड़ दिया था। जब मैं 10 साल का हुआ तो मैं दिन से रात तक सिर्फ यादों के सहारे चलता रहा, अनगिनत बार गिरता रहा। मेरे चारों ओर हवा की आवाज और कभी कभी मौत की आहट थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं रुकूं, पीछे मुड़कर देखूं। मेरे कपड़े ठंडे पसीने से भीगे हुए थे। मुझे तेज बुखार हो गया और उस रात
मैं बुखार से बेसुध था। यह देखकर कि मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूं, मूगे और भी घबरा गई। उसने मेरे चेहरे पर एक अनोखी कमजोरी और लाचारी देखी। मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे उसे छुरा घोंप दिया गया हो। एक तेज धड़कता हुआ दर्द उसमें फैल रहा था। उसे लगा कि मैं अगले ही पल गायब हो जाऊंगा। तभी मूगे को अपने तौर तरीकों की कोई परवाह नहीं रही। उसने अचानक हाथ बढ़ाया और मुझे कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। उसे पहले कभी ऐसा कुछ अफसोस नहीं हुआ था, लेकिन मैं बार बार आई एम सॉरी कहता रहा, जब तक कि मेरी बाहों में मौजूद इंसान ने उसे धीरे से धक्का नहीं दिया। तभी मु युलू ने मुझे खड़े होने में मदद की, शायद इसलिए कि मैं बहुत देर से उखड़ू बैठा था। मेरे पैर लगभग जवाब दे गए थे, लेकिन शुक्र है कि उसने मुझे जल्दी पकड़ लिया। मैंने अपना सिर हिलाया। भाई म्यू, तुम ठीक हो? मैं धीरे से उससे दूर हुआ और फुसफुसाया, म्यू युलू, अब मुझ पर मत हंसो, मैं आसानी से डर जाता हूं। इससे म्यू युलू को और भी बुरा लगा। वह किसी तरह भारी आवाज में आई एम सॉरी कह पाई। उसे लगा कि आज रात की माफी बहुत फीकी और बेबस थी। यह तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने ओवर रिएक्ट किया। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो खुद को नीचा दिखाने वाली और दिलासा देने वाली दोनों लग रही थी। लेकिन इसी मुस्कान ने अचानक म्यू युलू को महसूस कराया, ठीक है, मेरे अंदर जरूर बहुत सारी कहानियां छिपी होंगी। फिर मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा और आधे मजाक में पूछा, चलो, तुम मुझे फिर से डराने की कोशिश तो नहीं कर रही हो, है ना? नहीं नहीं। लड़की के गाल लाल हो गए। वह जल्दी से मेरे साथ चलने की कोशिश की, लेकिन आधा फीट की दूरी बनाए रखी। जैसे ही हम चल रहे थे, उसने अचानक धीमी आवाज में कहा, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, ठीक है। असल में मैंने उसे दोष नहीं दिया, बस उस एक पल ने एक ऐसी याद ताजा कर दी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता था। जल्द ही हम लड़कों की डॉर्मेट्री पहुंच गए। मैं यहां हूं, आज के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं। वह मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर जाने के लिए मुड़ा, उसे कुछ याद आया और वह अचानक वापस मुड़ गई।